एनिमी ऑफ सक्सेस। कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें सफलता से दूर रखती है? सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है हम अभ्यर्थी करते हैं वो है दिखावा। ये सफलता का सबसे बड़ा और पहला शत्रु है, दिखावा। मतलब होता है दिखावे का कि शो ऑफ करना, चाहे वो तैयारी का दिखावा हो, चाहे वो पुस्तकों का दिखावा हो, चाहे वो ढोंग हो, लोगों के सामने इंप्रेशन झाड़ने का, लोगों को अपनी ओर खींचने का, जो वो एक प्रकार से जो बनावटी रूप होते हैं, ये सारे के सारे दिखावे कहलाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल है उसको उसमें अपना इंप्रेस झाड़ने के लिए बोल देते हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है। घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए, कई बार गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, इस प्रकार से इंप्रेशन के चक्कर में हम इतने दिखावे कर लेते हैं कि ये दिखावे जो है हमें एक आर्टिफिशियल प्रेशर, कृत्रिम दबाव में ऐसा दबा देते हैं कि हमारा पूरा प्रदर्शन बिगड़ जाता है। तो सबसे बड़े असफलता का जो कारण है वो ये दिखावे है। ऐसे दिखावे होने नहीं चाहिए। ये दिखावे ही दरअसल आपको सबसे पीछे रखते हैं। इन दिखावों के कारण आप वस्तु स्थिति कभी समझ नहीं पाते, आप अपने आप को कभी समझ नहीं पाते कि मेरी क्षमता क्या है, मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये आप कभी समझ नहीं पाते और आप उस दिखावों में समय को व्यतीत करते जाते हो, समय को बिगाड़ते जाते हो। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप दिखावे ना कीजिए, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, दिखावे ना कीजिए, तैयारी करते जाइए। जब परिणाम आएगा तो अपने आप इतना शोर मचा देगा कि पूरी आपके आसपास में जितना आप इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो, जो जो आपके उद्देश्य है दिखावे के पीछे के, वो सारे उद्देश्य परिणाम अपने आप ही उन उद्देश्यों को साकार कर देगा। तो ये सफलता का सबसे बड़ा शत्रु होता है दिखावा। ये दिखावा आपको अपनी वस्तु स्थिति से कभी वाकिफ नहीं होने देगा। आप वास्तव में क्या हो, आपकी क्षमताएं कितनी है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्या हो, मतलब ये वस्तु स्थिति जो है ना, ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है, इससे आपको कभी वास्तविक अर्थों में वो जुड़ने देगा ही नहीं है दिखावा। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, इस दिखावों से बाहर आइए। अगर आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखावा उसका एक अहम कारण है। अगर आप दिखावा नहीं कर रहे हैं फिर भी आप असफल हो रहे हैं तो दूसरा कारण है अनियमितता। अनियमितता, ये अनियमितता भी आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण है और अधिकांश अभ्यर्थी इस वजह से असफल होते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी कार्य हो, चाहे जीवन में पढ़ाई का कार्य हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो आपके यूं कहिए कि कोई भी कार्य हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी हो, अनियमितता असफलता का सबसे बड़ा कारण होती है। आप कोई भी कार्य को अगर नियमित रूप से 2-3 घंटे भी करते हो, डेफिनेटली वो आपको सक्सेस लगेगा। एक दिन पढ़ लिए 10 घंटे, 10 दिन फिर पढ़ाई नहीं की, 5 दिन फिर छोड़ दिया, 2 दिन फिर पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमितता बहुत जरूरी होती है। पढ़ाई में जितनी नियमितता रखोगे, चाहे आप, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़िए, लेकिन पढ़िए। चाहे आप जिम जाते हो तो आप डेली आधा आधा घंटा रेगुलर जाते हो तो फायदा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि 30 दिन में आधा आधा घंटा जा रहा हूँ, मतलब 15 घंटे में एक दिन में कंटिन्यू कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो काम नियमितता में होगा वो काम कभी नहीं, मतलब आप एक साथ नहीं कर सकते। तो नियमितता बहुत जरूरी होती है। आपने महसूस किया होगा जैसे ही आपकी पढ़ाई छूटने के बाद में वापस उस पढ़ाई को फ्लो में आने में आपको करीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो पढ़ाई जैसी नियमितता टूटती है, वापस उस नियमितता को बनाए रखने में या वापस उस फ्लो में आने में आपको 15-20 दिन आपके व्यय हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट, आप जो है वो अपने काम में नियमितता जरूर रखें। और ये नियमितता जो है ये कब बनेगी? नियमितता तब बनेगी जब आप ये सोच के रखोगे कि अगर मेरी नियमितता टूट गई तो 15 दिन सीधा डिस्टर्बेंस है और आप दुनिया से पीछे रह जाते हो। इसलिए अगर आप फेल हो रहे हैं तो दिखावा एक कारण है। अगर आप दिखावे नहीं करते फिर भी फेल हो रहे हैं तो मतलब ये है कि आपकी नियमितता नहीं है, आप अनियमित हैं, बिल्कुल अनियमित रूप से काम कर रहे हैं। उसके बाद में सफलता का तीसरा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो होता है आपके अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त का क्या मतलब है? अस्त व्यस्त का मतलब होता है प्लानिंग नहीं होना। अब किसी भी चीज की जब प्लानिंग नहीं होती है तो बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता है। हम कहते हैं ना, वो एक कोट है ना कि एक व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं दबता है, एक व्यक्ति कार्य के अस्त व्यस्त होने से दब जाता है। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, सुबह उठ के क्या करना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, सप्ताह भर में क्या पढ़ना है, आगे 4 महीने की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जब कोई प्लानिंग नहीं होती है, नियोजन का पूरा अभाव होता है। अब प्लानिंग आपके पास नहीं है, नियोजन का मतलब अभाव है, तो ऐसी अस्त व्यस्तता जो है, और या यूं कहिए कि आपका कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है, तो ये जो अस्त व्यस्त रहना भी आपकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर आप मान के चलिए दिखावा नहीं कर रहे हो, नियमित भी बने हुए हो आप, लेकिन आप इतने अस्त व्यस्त हो कि आपको पता ही नहीं है कि एक दिन आप इतिहास पढ़ रहे हो, एक दिन भूगोल पढ़ रहे हो, एक दिन आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, इसलिए होगा क्या? अंत में यही होगा कि समय खराब करोगे और आपको याद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा नियोजन, मतलब एक प्रकार से प्लानिंग के साथ काम कीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए। मैं जो पढ़ता था मुझे आज भी याद है, मैंने काम कर रखा था कि 5-2 का रूल्स था मेरा। एक से 5-2 का क्या रूल्स था? 5 दिन पढ़ता था, जैसे मंडे से लेकर और फ्राइडे तक कंटिन्यू मेरी पढ़ाई होती थी, और सैटरडे और संडे 2 दिन, इन दो दिनों में इन 5 दिनों का रिवीजन होता था।
तो ये मेरी प्लानिंग चलती थी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पूरा पढ़ूंगा और शनिवार रविवार रिवीजन करूंगा। जैसे ही अगला सप्ताह स्टार्ट होगा, मंडे से वापस स्टार्ट करूंगा, जहां शुक्रवार को छोड़ा था वहां से सोमवार को शुरू करूंगा और मैं शुक्रवार तक आऊंगा। शुक्रवार को फिर वापस पढ़ाई छोड़ के और सैटरडे और संडे को रिवीजन करूंगा पिछले दोनों सप्ताह का। जैसे तीसरा सप्ताह आएगा, जहां शुक्रवार को छोड़ा था वहां सोमवार से शुरू करूंगा, शुक्रवार तक आऊंगा, फिर पिछले 3 सप्ताहों का रिवीजन में आगे रविवार और शनिवार को करूंगा। तो इससे क्या होता है, इस प्लानिंग से क्या होता था, मेरे परफेक्ट नियोजन हो जाता था और टारगेट आगे से आगे पूरे उस सप्ताह का सेट रहता था। तो आप लोग भी ऐसा कुछ करिए कि आप ऐसे अस्त व्यस्त ना हो, बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करो और एकदम टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। ये सफलता का तीसरा सबसे बड़ा शत्रु है कि हम क्या करते हैं, हम इन चीजों से दूर रहते हैं। चौथा क्या होता है, रिवीजन का अभाव। मैंने यही बात अभी वापस थोड़ी देर पहले बताई, रिवीजन का अभाव। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि अपने पास बहुत सारा मटेरियल होता है और वो सारी सामग्री हम पढ़ के एक बार छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद वापस क्या होता है कि जैसे एग्जाम नजदीक आता है, इतना सारा पढ़ा हुआ होता है कि हम उसको वापस रिकलेक्ट कर नहीं पाते, वापस उसका रिवीजन कर नहीं पाते। फिर कौन सी चीज कहाँ पढ़ी थी उन किताबों में दब जाती। कई बार प्रश्न गलत करके आते हैं और घर आके जब चेक करते हैं तो उसी किताब में अंडरलाइन किया हुआ था हमारा, फिर भी हमें याद नहीं आया। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है रिवीजन का अभाव। इसलिए आप प्रयास ये करो कि सप्ताह में कम से कम ऐसा रूल्स बना दो कि कम से कम 5 दिन पढ़ेंगे तो 2 दिन उसका रिवीजन करेंगे। तो अब देखिए इससे क्या होगा, 20 दिन पढ़ाई होगी तो आपका करीबन 8-10 दिन रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो नियमितता बनेगी, इससे आप नियोजित होंगे, अस्त व्यस्त भी नहीं होंगे और एक ही टॉपिक का कई बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर एक ही टॉपिक का कई बार रिवीजन होता है तो डेफिनेटली जो है वो आपका इस चीजें इतनी अच्छे से तैयार होगी कि कोई आपको असफल नहीं कर सकता। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। मैं सफलता के 4 एक प्रकार से शत्रु थे जिनको मैं आपको अवगत करवा रहा था। अगर आप इनमें से किसी एक में एक प्रकार से फंसे हुए हैं तो आपकी असफलता जो है वो उसका असफलता का कारण बन सकती है। इसलिए जितना हो सकता है जल्दी ये सुधार कर लीजिए अपने आप में कि अपने आप को इन दिखावों से, बाहरी दिखावों से दूर रख लीजिए। अक्सर देखा होगा कि जब रिजल्ट आते हैं एग्जाम के तो उस रिजल्ट में ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते हैं। और हमने जो नाम सुने होते हैं बड़े बड़े, ये सिंह वो राम, इतने बड़े बड़े नाम, इसका पक्का डेफिनेटली सिलेक्शन है, इसका तो टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन है, वैसे नाम अंतिम लिस्ट में गायब हो जाते हैं और अंतिम लिस्ट में ऐसे नाम आते हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, बिल्कुल डार्क हॉर्स की तरह। इसलिए कहता हूं कि दिखावे मत कीजिए। जो आपने बड़े बड़े नाम सुन रखे थे, जो एक्सपेक्टेड थे रिजल्ट, उनका नाम भी नहीं था, वो दिखावे थे। और ऐसे नाम अंदर आए, ऐसे बच्चे टॉप कर गए जिनका नाम कभी सुना नहीं था, वो रियल थे लोग। इसलिए कहता हूं कि दिखावों से हटके अपने आप को गुमनामी की दुनिया में गायब कर दीजिए और जब तक अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आप है वो एकदम दुनिया से गायब रहिए और अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पे कीजिए। इन दिखावों पे अपनी एनर्जी खराब ना करें। बस सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ, इसलिए आप इन दिखावों से दूर होकर अपने आप को इस दुनिया की सारी जितनी भी ये ढोंग है इन सारों से दूर करके सिर्फ अपने आप को किताबों तक सीमित करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। दूसरा, अपने आप को नियमित करो। भले आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन नियमित करो, प्लस नियोजित करो अपने आप को। बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करो कि मुझे 1 महीने में टारगेट सेट करो कि 1 महीने में क्या पढ़ना है। 1 महीने मुझे जैसे भूगोल पढ़ना है तो मुझे इस पूरे भूगोल को 1 महीने में कैसे पूरा करना है, इसकी प्लानिंग करके चलो। अपने आप को घंटों में मत बांधो कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, ऐसे घंटों में मत बांधो। आप अपने आप को ऐसे प्लान करो कि मुझे आगे के 2 महीने में मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पूरे करने, क्योंकि एक सब्जेक्ट को एक साथ एक दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए, बड़ा मजा आता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट में बोर हो जाते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके कितने महीने में पूरा करना है, तो महीने का टारगेट सेट कीजिए। उसके बाद में पर डे उसको जितना आप, जब तक आपकी आंखें थक नहीं जाती तब तक उसको पढ़ते रहिए। और इसके अलावा सप्ताह में 5 दिन पढ़ें तो 2 दिन इसका रिवीजन करें। बस रिवीजन करते जाए और फिर कहते हैं ना, जब कंटिन्यू आप रिवीजन करते जाओगे तो वो चीजें इतनी कंठस्थ हो जाएगी कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन आप किताबों से भी कर सकते हो। अगर आपने किताब को 2-4 बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए तो नोट्स रिवीजन कीजिए, किताब पढ़ने की वापस आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन 4 चीजों का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी और आप एक बार निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। और मैं आपको एक लास्ट में जाते जाते एक और बात बता दूं, जब तक ये सफलता नहीं मिलती है ना तब तक हमें बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल से मिलती होगी। जब तक नहीं मिलती तब तक हमें वो इतनी ऐसा लगता है जैसे सफलता पता नहीं कौन सा पहाड़ है जो हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब सफलता जब तक दूर है, जब तक नहीं मिली है ना, जब तक अलब्ध है तब तक ही कठिन है और तब तक ही अपने लिए वो एक प्रकार से प्यास है। जैसे वो मिल जाती है ना उसके बाद लगता है तो कुछ था ही नहीं, इतनी आसानी से थी ये। और एक सफलता के बाद कई सफलताएं मिल जाती है। आपने देखा होगा, आपके आसपास कई उदाहरण देखे होंगे, एक नौकरी के बाद कई नौकरियां लग जाती है। तो सफलता एक बार मिल जाती है ना तो उसके बाद कई मिल जाती है। उसका कारण ये होता है कि जब भी सफलता मिलती है तभी हमें पता चलता है कि इतना मुश्किल था नहीं जितना हम सोच रहे थे। तो इन सारी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम जितना ज़्यादा लोगों को सुनते हैं वो भटका देते हैं, आसपास के लोग भटका देते हैं। आजकल लाइब्रेरी कल्चर भी नेगेटिव नुकसान एक प्रकार से देने लग गए हैं। लाइब्रेरी में भी लोग इस प्रकार के डिस्कशंस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भटकाव पैदा करती है और जब भटकाव पैदा होते हैं तब आपकी निरंतरता टूट जाती है।
तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो विभिन्न प्रकार के भटकाओं से दूर रहें, और इस हेतु विभिन्न प्रकार के डिस्कशन से बचें। जितना ज़्यादा आप डिस्कशन से दूर रहोगे, जितना ज़्यादा आप मार्केट से दूर रहोगे, उतना बेहतर रहोगे। यकीन मानिए, आप 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने अगर ये सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं या ये नकारात्मक लोगों से अगर दूर हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। बेहतर ये है कि आप उनसे दूर हो जाइए और इस भटकाव से बचिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि आपके लक्ष्य तय नहीं होते हैं, है ना। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे मेरे पास पूछते हैं, सर अध्यापक की करें कि सेकंड ग्रेड की करें कि फर्स्ट ग्रेड की करें, कि आखिर किसकी हम प्रिपरेशन करें। तो 3-3 परीक्षाओं में भटके हुए कई महीनों तक हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप देख लीजिए भाई, आप पाठ्यक्रम देखिए, अगर आपके लिए बड़ा फेवरेबल पाठ्यक्रम है, आपने पहले कौन से अटैम्प्ट लिए हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी जो काबिलियत है या आपको कौन सा ठीक लग रहा है, ये सब सोच के फटाफट एक डिसीजन ले लीजिए, है ना। एक निर्णय लेने के बाद में आप अगर बैठोगे ना तो फिर क्या टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। हम मोस्टली क्या करते हैं ना, पाठ्यक्रम हमारे पास में, हमें पता भी नहीं होता कि हमें एग्जाम कौन सी की तैयारी करनी। सबसे अधिक प्रश्न मेरे पास ये आता है कि किस एग्जाम की तैयारी करनी। फिर जब एग्जाम लक्ष्य तय हो जाते हैं उसके बाद कई सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। तो लक्ष्य तय होने के बाद में आप जो है वो आपकी उस रिलेटेड आपकी पाठ्य सामग्री का चयन कीजिए, और इस हेतु आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 2-4-5 लोगों को सुन लो और उसके बाद में एक लिस्ट बना के और उसके अनुरूप पूरी पाठ्य वस्तु लाइए और उसके ऊपर आप बैठ के तैयारी शुरू कर दीजिए। देखो शिक्षक क्या कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जो आपकी मंजिल है, अब शिक्षक मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, शिक्षक आपकी मंजिल का रास्ता तय कर सकता है, मतलब आपको राह दिखा सकता है। उस राह के ऊपर चलकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। हमारा काम सिर्फ इतना ही है। एक व्यक्ति हुए थे थॉमस कैरुदर्स करके, है ना। थॉमस कैरुदर्स हुए थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षक वह है जो धीरे धीरे अपनी ज़रूरत को ख़त्म कर दे। शिक्षक उसे कहते हैं जो अपनी ज़रूरत को ख़त्म कर दे। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको मेरी ज़रूरत हो रही हो कि रास्ता बताने के लिए या पेपर कैसे करना है या कौन सी पुस्तक पढ़नी है, मैं चाहता हूं कि आपको इस लेवल की मैच्योरिटी आप में हो। आप हम लोगों से सीखने के बाद, आप अपनी परिस्थितियों से सीखने के बाद इस लेवल के मैच्योर हो जाओ कि आपको हमारी ज़रूरत ना रहे। तो शिक्षक सच में वही होता है जो आपको अपनी खुद की ज़रूरत को ख़त्म करे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद परिपक्व हो, आप खुद अपना रास्ता तय करें, आप खुद अपने निर्णय लें, और विभिन्न प्रकार की इन मार्केट की इस जंजालों से दूर रहोगे, उतना जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना भटकाव कम आएगा और आप है वो फायदे में रहोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपका लक्ष्य तय नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और फिर इसमें भटकिए मत, मार्केट को मत सुनिए, आप मार्केट से दूर रहिए, है ना। मार्केट में देखो यूट्यूबर्स भी आते हैं, मार्केट के अंदर विभिन्न कोचिंग सेंटर भी आते हैं, मार्केट में अपने सारे साथी भी आते हैं, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पूरा मार्केट ही है। अब इसमें कई सारे लोग आएंगे कि भर्ती आ नहीं रही है, कोई कहेगा कि आपके विषय की पोस्ट नहीं आ रही है, कोई कहेगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। कब भर्ती आएगी, कब एग्जाम्स होंगे, कब क्या होगा, इन सारी चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे उतना फायदे में रहोगे, क्योंकि विद्यालय बंद तो हुई नहीं है, आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी है। अब जब ये भटकाव आते हैं तो भटकाव आने के बाद में क्या होता है कि आपकी निरंतरता टूट जाती है, ठीक है। अब जब ये निरंतरता टूटती है ना, तब निरंतरता टूटने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता है कि आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जब आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं तब समस्या ये आती है कि आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। और जब आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है तब आप में नीरसता आ जाती है ना, नीरसता आ जाती है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मनोबल गिर जाता है और आपको अपने ऊपर ही क्रोध आना शुरू हो जाता है ना, मनोबल गिरता है, निरसता आ जाती है, कोई उत्साह जैसी स्थितियां उत्पन्न होती नहीं है। तो बेहतर सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें, और इस हेतु सबसे बढ़िया काम ये होता है कि आप अपना टारगेट सेट करें, अपनी पाठ्य सामग्री सेट करें, और उसके बाद में आप अपने आप को हमेशा से बाउंड रखें। आप रात को सोते वक्त हमेशा से ये तय कर लें कि कल क्या टारगेट है और आपको कल क्या चीज़ें पूरी करनी है। जिससे जैसे ही आपने तय कर लिया कि भाई कल मुझे ये 5 टॉपिक पूरे दिन में करने हैं, तो फिर पूरा दिन उन टॉपिक्स को करते रहिए। आप ना आगे के कल के बारे में सोचें, ना आप पीछे के कल के बारे में सोचें, आप केवल और केवल अपना एक दिन का जो टारगेट आपने लिया है उस टारगेट को पूरा करने में लगा है ना। जिस तरह से आप डेली इसी तरह से टारगेट के रूप में चलते रहोगे तो निश्चित तौर पे ये निरंतरता कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, बीच बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं, अप्स डाउन आने भी चाहिए, क्योंकि जब अप्स आते हैं और डाउन्स आते हैं दोनों अच्छी स्थितियाँ हैं। अगर आप दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में, मान लो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये मान लिया जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मेरा नहीं होगा, तो भी बहुत खतरनाक स्थिति है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मान लेते हैं कि नहीं मेरा तो कन्फर्म सिलेक्शन है, ये अति भी बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि ये फिर ओवर कॉन्फिडेंट में गलतियाँ ज़्यादा हो जाती है। बीच की स्थिति आपकी हमेशा रहनी चाहिए, कभी ये लगना चाहिए कि नहीं हो रहा है, कभी लगना चाहिए कि मेरा हो जाएगा। और इस स्थिति में रेगुलर आप है वो कितना भी कहीं पर भी बिजी हो, अपने 5-7 घंटे डेली निकालिए, मतलब निकालने हैं आपको, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी के साथ बनी रहेगी, और ये सबसे बढ़िया बात होती है।
कई सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर मेरे की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, मेरी वो ठीक नहीं है। मानता हूँ सारी लोगों की परिस्थितियाँ सही भी नहीं होती, कई तो इस सृष्टि में कोई सुखी भी नहीं है। कोई बीमार रहता है, किसी की आर्थिक समस्याएं हैं, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की कोई नई प्रकार की समस्याएं हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, ठीक है। तो आप इन समस्याओं के हवाले देके बच नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था एक बार कि ये जितनी भी बातें हैं, है ना, परीक्षाएं बड़ी क्रूर होती है। और ओएमआर शीट जब मशीन में जाती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि किस समस्या से ग्रसित है। आपको पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो आपके स्थान पे कोई और आ जाएगा, तय बात है ये। आप कभी भी ये कह के बच नहीं सकते कि भाई मेरी हालात ठीक नहीं है। हालात तो कईयों के ठीक नहीं है, पढ़ना ही होगा। कुछ जैसे आता है कि भाई महिलाएं कहती है कि हम गृहिणी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, तो कोई कहता है, कोई तो ये कहते हैं सर हम अध्यापक लगे हुए हैं, कहीं लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम कैसे टाइम मैनेज करें। आप गवर्नमेंट जॉब में आपको टाइम क्यों मैनेज करना है? आप तो टाइम निकालना पड़ता है, आपको टाइम मिलेगा थोड़ी ना। टाइम निकालिए, और अगर चाहते हो कि भाई हम करियर में प्रोग्रेस करें तो आप डेफिनेटली पढ़िए, अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं होती उसकी, है ना। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, नियमितता लगातार बनाइए, और डेली रूटीन का ध्यान रखिए। जिस दिन आपका रूटीन टूट गया, है ना, रूटीन का बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन आप मन भी नहीं है ना तो भी कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। रूटीन टूटने के बाद आपको मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, और ये मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद में ये मोटिवेशन खत्म हो जाते हैं। अभी प्रेरणा जो है वो तभी आवश्यकता होती है जब रूटीन नहीं रहते। जब आपके अंदर रूटीन है तो अब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिकली प्रयास ये कीजिए कि आप अपना रूटीन हमेशा बनाए रखें, हर दिन 4-5 घंटे 6 घंटे जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलते रहें। बाकी बहाने बनाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते, वो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे इस तरह कहते हैं सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये हो सकता है, गरीबी भी होती है, कई सारे लोगों की होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों की माँ बाप उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। उसके बावजूद भी आप अपने आप को गरीब मानते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हम वो बच्चे की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बच्चा अगर ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो अब तो लालच तो पूरे नहीं होते, ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और माँ बाप जितना भी आपको कुछ देते हैं तो उसके बाद आप ऐसे गरीब कह के उनको, मुझे लगता है कि उनका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में उतना होता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कुछ बच्चे वाकई में गरीब होते हैं जो जिनके माँ बाप किसी के होते भी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो खुद मजदूरी करके भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे कभी भी चिल्लाते नहीं हैं कि हम गरीब हैं। वो अपना खुददारी बहुत होती है उनमें, और वो अपना काम स्वतः कर लेते हैं। ये गरीबी का अगर आप ऐसे करते हो तो ये बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। और सारे व्यक्तियों की समस्याएं होती हैं, आप उनके लिए भी इस तरह से निरर्थक रूप से परेशान ना हो तो बेहतर है। तो कोशिश ये कीजिए कि निरंतर पढ़िए और मार्केट से दूर रहिए, जितना आप दुनियादारी से दूर रहोगे। क्योंकि हर दिन मुझे एक शब्द सुनने को ज़रूर मिलता है कि सर मैंने ये सुना है, सर कोई ये कह रहा है, सर ये मार्केट में ये चल रहा है। आप क्यों इनकी बातों में आ रहे हो? ये कोई आरपीएससी है नहीं, ये कोई बोर्ड के अध्यक्ष तो है नहीं, ये कोई मुख्यमंत्री है नहीं, किसी को कुछ पता होता नहीं है। वो हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखता है, हम भी अपने विचार ही रखते हैं। फिर आप उन लोगों की सुन के आप खुद को प्रभावित कर रहे हो। और मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति मार्केट से प्रभावित होता है वो सफल हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको भटकाने वाले 1000 लोग आएंगे। तो सबसे बढ़िया काम ये होता है, रूम में रहिए, पढ़िए बढ़िया, और इन दुनियादारी से दूर हो जाइए। क्योंकि जिस दिन आप फेल होंगे उस दिन यही लोग आपके मजे लेने के लिए आ जाएंगे, और पास हो जाओगे तो ये लोगों को छोड़ भी दिया ना तो ये लोग आपसे वापस आके वैसे मिल जाएंगे। तो आप बेहतर ये होगा कि आप इस तरह से काम कीजिए। बाकी आपके सोचने से, आपके बहुत ज़्यादा परेशान होने से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप बिना फालतू बिल्कुल परेशान ना हो। चुनावी साल है, सारी वैकेंसीज आएगी, फर्स्ट ग्रेड की आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी, अध्यापक की भी आएगी, प्रोफेसर की चल रही है, आगे एक एसआई की वैकेंसी भी आएगी, और आरपीएससी जो है वो सारी वैकेंसी जारी करेगी, और सब में अच्छी खासी पोस्ट वगैरह है। और मार्केट के ट्वीट्स वगैरह देख के अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें थी। मैं समझता हूँ कि पढ़ाई की निरंतरता हो या उत्साह हो या आत्मविश्वास हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी रिलेटेड होती है। आप जितने अंदर से कमज़ोर होंगे, जितने अपरिपक्व होंगे, उतनी आपकी पढ़ाई निरंतरता कभी पकड़ नहीं पाएगी। बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप दुनियादारी से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, ऐसे क्रांतिकारियों से दूर रहें, और ये यूट्यूबर्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब आपके जो डाइवर्ट करने के जो माध्यम हैं उनसे दूर रहें। कम से कम लोगों को सुनें और अधिकतम पढ़ाई करोगे तो आपको कोई भटकाएगा नहीं, और भटकोगे नहीं तो निरंतरता कभी खंडित नहीं होती है। निरंतरता का सीधा जुड़ा भटकाव से है। आपको कोई भी आके भटका के चला जाता है। मैंने इतना कह दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कहोगे नहीं सर वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। फिर ऐसे करोगे तो आप मार्केट के अंदर एक कस्टमर बन के रह जाओगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और थोड़े से मैच्योर बनिए, है ना, परिपक्व बनिए, अपने निर्णय खुद लीजिए, और थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर कोई कह रहा है कि मुझे अच्छे से याद है कि फरवरी मार्च में कुछ यूट्यूबर्स जुलाई में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा करवा रहे थे,
अभी वही यूट्यूबर्स वापस ऑनलाइन लाइव आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि आज सितंबर में 15 दिन में भर्ती आ जाएगी, फिर परीक्षा हो जाएगी, फिर आगे और ये कहेंगे। तो इन क्रांतिकारियों से कृपया करके आप दूर रहें। ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप सिलेबस पूरा कीजिए। एक दिन मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आता है, बोले सर फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो जाए, कब आएगी, भर्ती तो आ ही नहीं रही है वगैरह। मैंने कहा आ जाएगी, आपने सिलेबस पढ़ लिया? तो कि नहीं, मेरे तो अभी 3 यूनिट हुई है। अब 3 यूनिट हुई है मतलब 60% सिलेबस बाकी पड़ा है, और टेंशन इस बात की है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, टेंशन इस बात की है कि एग्जाम नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अगर मान लो आज भर्ती आ जाए और जनवरी में परीक्षा हो जाए तो सर मैं फेल हो जाऊंगा। तो जब जनवरी में फेल होने की स्थिति है तो कोशिश ये करो कि आप है वो अपना कोर्स पूरा कीजिए। आप क्यों इस चीज़ों में फंसे हुए हो? जिस दिन होना है उसमें हो जाएगा सिलेक्शन। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को तराशते जाइए, तब जाके बात का कुछ आनंद है। अन्यथा आप इन क्रांतिकारियों के चक्कर में अपना समय खराब करोगे, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत गजब मेहनत कीजिए। और कई बार एक बच्चे नियमितता टूटने का एक कारण और भी बताते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, पढ़ा खूब है लेकिन याद नहीं होता। अब देखो, याद नहीं होता, याद हम कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाए। ना आपसे होती, ना मेरे से होती, किसी से भी नहीं होती। याद करने की भी एक बेसिक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते पढ़ते हम उसको समझते हैं कि वो बिंदु कहना क्या चाह रहा है। समझने के बाद में हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, साइड में लिखते हैं या अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। अब उसको कॉपी में लिखने के बाद में फिर उसका 1-2 बार अभ्यास करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं पुराने, उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, तब उसकी प्रकृति पता चलती है। उसके बाद में हम उसी टॉपिक को 3-4 बार रिवीजन करते हैं, फिर मनन करने की स्थिति में आते हैं, फिर मनन करते हैं। उसके बाद जाके हमारी स्थिति ये आती है कि हमें वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है। ऐसे याद होता है। अब किसी को तो ये चाहिए कि नहीं, मेरे को तो एक बार में याद क्यों नहीं हुआ। अब एक बार में याद कैसे होगा? एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती है। आपको याद करने का एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले बिंदु को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कई बच्चे तो किताब को उपन्यास की तरह पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते जाते हैं। अब वो लाइन टू लाइन पुस्तक को आप 1 नहीं 20 बार पढ़ लो, याद नहीं होगी। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब तक उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, उन 10 पंक्तियों को पढ़ने के बाद अगर आप उसका मनन करके सार बोल नहीं पा रहे हैं, आप समझिए अभी तक आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। तो एक पैराग्राफ का सार आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। पहले ऐसे किया जाता है, फिर उसको एक ऐसे पढ़ने के बाद में जैसे उसके सारे सार समझ में आ जाते हैं, फिर उनको शॉर्ट में लिखा जाता है। शॉर्ट में लिखने के बाद में फिर क्या किया जाता है, एक बार पूरा अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं पुराने पेपर्स का। और अभ्यास के दौरान हमें समझ में आता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। बिना अभ्यास के हम पता नहीं चल पाता कि परीक्षा में प्रश्न किस टाइप का आता है, और टाइप पता नहीं होती तो फिर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो प्रश्न को देखने के बाद हम उसका उत्तर टिक नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं था पढ़ते वक्त कि इसका ऐसा प्रश्न आता है। फिर जब हम वापस आके देखते हैं तो हमारे वो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम गलत करके आते हैं। इसलिए अभ्यास करोगे तो आपको हर टॉपिक से किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसका आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा, और फिर 4-5 बार रिवीजन हो जाते हैं, तब चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है। तो इस याद नहीं होने की वजह से आप अपनी निरंतरता भंग कर रहे हैं तो गलत है। आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए और इसी तरह से पढ़िए। समय लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन समय भली लगे, लेकिन चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी कि आप बहुत आसानी से अपना सिलेबस कर लोगे, अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूँ और उसके बाद में बात को हम खत्म करते हैं। ठीक है, जब तक ऊपर एग्जाम नहीं आवे तब तक स्पीड नहीं बनती तो कोई बात नहीं। आप जब सो रहे होते हैं उस समय कोई पढ़ रहा होता है, जब आप धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं उस समय कोई फास्ट पढ़ रहा होता है, जब आप राजनीति कर रहे होते हो उस समय कोई राजनीति पढ़ रहा होता है ना। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर नौकरी चाहिए तो स्पीड बना दो। सर मैं फर्स्ट हिस्ट्री कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड कोर्स में अपडेट होगा क्या? जी कोई अपडेट नहीं है, वही रहेगा कोर्स में, है ना। मैंने इतना कुछ दे दिया है कि उसमें अपडेट की गुंजाइश नहीं है। सर रीट पे बारे में बताइए। रीट मुझे लगता है अगले साल जून जुलाई आसपास के रीट हो जाएगी, और फर्स्ट ग्रेड की जहाँ तक रीट के अध्यापक की बात है तो वो अगले साल 25 में जनवरी फरवरी के आसपास हो सकती है। साइकोलॉजी का कोर्स अपलोड करो, पॉसिबल नहीं है। सेकंड ग्रेड ऑफलाइन बैच चल रहा है और डेली 5 क्लास देखता हूँ, 180 क्लास शेष रही, बहुत बढ़िया बात है। कॉलेज लाइब्रेरियन की सारी पात्रता पूरी करने के बाद तो कुछ नहीं है। एपी एग्जाम का मैंने बता दिया, पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया स्टार्टिंग के अंदर ही, और कमेंट्स बहुत फास्ट है, मैं फिर भी कुछ देख पा रहा हूँ तो वो बता पा रहा हूँ। ये ऐसा एक एग्जाम के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, अभी भी मार्केट में माहौल ही बना हुआ है। चलो बात को खत्म करते हैं और ठीक ठाक तरीके से बढ़िया तरीके से मेहनत करते जाइए। खाली टाइम है, वैकेंसी भी आएगी, परीक्षाएं लेट है, तब तक मैं मानता हूँ कि आप ठीक से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। और कोई भी ऐसी परीक्षा है नहीं वनडे एग्जाम जो 6-7 महीने तैयारी करने के बाद पास नहीं होते। सर नींद ज़्यादा आती है, क्या करूँ? नींद बेटा, बेरोजगारी में नींद ज़्यादा आना लंबी बेरोजगारी का सूचक है। तो नींद ज़्यादा आती है तो लेते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नींद लोगे तभी कंपटीशन कम होगा।
है ना, नहीं तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। विश्व इतिहास के नए वीडियो कब डालोगे और इतिहास दर्शन के कब डालोगे? तो विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन की वीडियो जो है वो मैं डालूंगा आपके नवंबर के आसपास, तब तक मेरा प्रोफेसर का बैच कंप्लीटली पूरा हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सभी को एक प्रकार से शुभ रात्रि। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बच्चे पूछ रहे हैं। शिक्षक दिवस का तो वैसे आपको बता ही दिया है, तो शिक्षक दिवस तो ठीक है, आप सभी भावी शिक्षक हैं और आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं आगे, तो ठीक है, बात यहीं खत्म करते हैं। अच्छे से पढ़िए और आगे कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा हुआ जहाँ मुझे लगेगा कि लाइव आना चाहिए तो मैं वापस लाइव आऊँगा, और बार बार डेली लाइव आके मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि हर दिन लाइव आऊँ और आपको भटकाता रहूँ, ऐसी आदत नहीं है। आप पढ़िए, अभी हो सकता है कोई नया मुद्दा नहीं मिला तो 2-3 महीने बाद फिर लाइव आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और